जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अंजू भारद्वाज, जनता की आवाज़ बोल इंडिया से अपने व्यक्तित्व प्रोग्राम में सभी दर्शकों का और देशवासियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ व्यक्तित्व में हैं श्री विभय कुमार झा जी, बिहार की पवित्र धरती से, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग के लोक जनशक्ति पार्टी से, रामविलास पासवान जी की पार्टी से, और युवा हृदय सम्राट हैं, युवाओं के नेता हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे वक्ता हैं, कुशल वक्ता कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेशनल प्रेसिडेंट हैं अभ्युदय एनजीओ के, जो कि 1996 से अपनी सेवाएं लगातार निरंतर समाज में दे रहा है। तो आइए उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जनता की आवाज़ बोल इंडिया में। को विशेष रूप से जी नमस्कार, नमस्कार विभय कुमार झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोल इंडिया के मंच पर। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनके नेटवर्क में कुछ कमी है, इसलिए वो नहीं सुन पा रहे हैं। विभय कुमार झा जी, मैं आपको बता दूं, बिहार में राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं और वो राष्ट्रीय लेवल पर भी राजनीति में सक्रिय हैं और युवाओं के लिए खास तौर पर विशेषज्ञ हैं कार्य करने के लिए। उन्हें पता है युवाओं के लिए कैसे कार्य करना है और युवाओं का मार्गदर्शन कैसे करना है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी बहुत धन्यवाद। अब मैं अच्छे तरीके से कनेक्ट हो चुका हूँ, पहले थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हमें आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप हमारे व्यक्तित्व प्रोग्राम के अंतर्गत आए हैं, ऑल इंडिया के व्यक्तित्व प्रोग्राम के अंतर्गत आए हैं। तो मैं बता दूं, इससे हम आप हमारे दर्शकों से रूबरू होंगे। वह आपके जीवन के बारे में भी जानेंगे, जीवन संघर्षों के बारे में भी जानेंगे, आपके जीवन के अछूते पहलुओं के बारे में भी जानेंगे और बहुत सारी बातें हम आपके कार्यों के बारे में भी करेंगे और जीवन के बारे में भी करेंगे। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, तो आपका एक संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पर दे देते हैं, अपने दर्शकों के लिए चला देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अंजू भारद्वाज आप सभी दर्शकों का और देशवासियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बोल इंडिया के कार्यक्रम व्यक्तित्व में। आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं उन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे साथ हैं बिहार की पवित्र धरती से डॉक्टर विभय कुमार झा जी, जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं लोक जनशक्ति पार्टी से, रामविलास पासवान जी की पार्टी से। नेशनल प्रेसिडेंट हैं अभ्युदय एनजीओ के, जो कि 1996 से लगातार अपनी सेवाएं समाज में देते आ रहा है। सीईओ हैं मां जनशक्ति मेडिकल एंड सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड के। और श्री विभय कुमार झा जी पुत्र हैं श्री विनोद नारायण झा जी के, जो कि बीजेपी एमएलए हैं बिहार विधानसभा से, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएचडी ऑफ बिहार के। श्री विभय कुमार झा जी को राजनीति विरासत में मिली है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, और समाज सेवा उनके खून में है, उनके रक्त में है। इसीलिए वह इसी क्षेत्र में आज सक्रिय हैं और आश्चर्यजनक रूप से वह आगे जा रहे हैं। विभय कुमार झा जी को बच्चों से बहुत स्नेह है, बुजुर्गों का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है। वह एक कर्मठ समाज सेवी हैं और एक कुशल राजनेता भी हैं। युवाओं के लिए वह एक प्रेरणा भी हैं। उनके कार्यों को देखकर लग रहा है और जिस गति से वह आगे जा रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब हम सब लोग उनको बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। और अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा और देश के लोगों का साथ, उनके साथ आशीर्वाद भी रहा, तो एक दिन हम उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहेंगे। बोल इंडिया,
श्री विभय कुमार झा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। श्री विभय कुमार झा जी एक बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लेखक भी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि समाज में अपने कार्यों के लिए एक दिन भारत रत्न से सम्मानित होंगे। तो आइए वार्तालाप शुरू करते हैं श्री विभय कुमार झा जी से और जानते हैं उनके जीवन के बारे में, जीवन संघर्षों के बारे में, कार्यों के बारे में, आगे की योजनाओं के बारे में। जय हिंद, जय भारत। जी, ये आपका संक्षिप्त परिचय था हमारे द्वारा बनाया गया। जी बहुत अच्छा आपने दिखाया। जी, ये आपके कार्य हैं और आपके सही कार्य, यहाँ पे वही लोग आते हैं जिनसे समाज में प्रेरणा है, जिन लोगों से समाज में प्रेरणा जाती है, कुछ मार्गदर्शन जाता है, वही लोग इस मंच पर आप आते हैं और आप आए हैं मार्गदर्शन देने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब शुरुआत मैं करती हूँ आपके प्रारंभिक जीवन से कि कहाँ आपकी, मैं जानना चाहती हूँ और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा हुई कहाँ से हुई, आपकी जन्म स्थान कहाँ पर रहा और आपका किस तरीके से राजनीति में आने का विचार हुआ, यह सब। देखिए, मैं बिहार में, नॉर्थ बिहार का इलाका है जो मिथिलांचल, जिसको मिथिला कहते हैं, जहाँ आपने नाम सुना होगा, जो सीता मैया का स्थान है जनकपुर। हालांकि अब नेपाल का सीमा हो गया 1834 में, यहाँ अंग्रेज सरकार और नेपाल सरकार के बीच संधि हुई, तो वो बीचों बीच इंडिया को उधर से देहरादून की तरफ जो है इंडिया से उधर उनको नेपाल को मिला और इसको यहाँ से हमने उनको दिया, वहां से हमें दिया और यहाँ से दिया। तो वो, लेकिन हमारा नेपाल का बिल्कुल सीमा सटा हुआ एरिया है मिथिला, तो वहीं हमारा जन्म हुआ। मधुबनी जिला है अभी बिहार में ही, जो मिथिला प्रांत है उसी में, मधुबनी जिला में ही बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र है, उसी में एक छोटा सा गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ 1980 में 16 अगस्त को। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वहाँ अपने गांव में, फिर कोलकाता में मेरे चाचा रहते थे, वो एयर इंडिया में स्टेशन मैनेजर थे वहाँ कोलकाता में, तो उनके साथ फिर कुछ दिन, फिर उसके बाद उनका ट्रांसफर पटना हुआ, क्योंकि पिताजी मेरे पॉलिटिक्स में ही है, लगातार उनका पॉलिटिकल करियर था। मैं घर में अकेला बेटा के तौर पे, वो नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहता कि जो उसको एक स्मूथली पढ़ाई लिखाई हो, तो इसीलिए मुझे उन्होंने अपने चाचा जी के साथ, अपने छोटे भाई के साथ मुझे रखा 10वीं तक। और उसके बाद मैं फिर 11वीं 12वीं वहाँ केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा से किया, दिल्ली से। और फिर ग्रेजुएशन राजधानी कॉलेज है वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, वहाँ से ग्रेजुएशन करके गाजियाबाद में MBA, वो कॉलेज है जो मैट के तहत उसका होता है एडमिशन, तो वहाँ मैंने MBA किया, MBA HR। उसके बाद के दिनों में मैंने PhD किया। तो लेकिन उसके बाद में लगातार फिर जॉब में रहा, करीब 15-16 साल में लगातार MBA HR करके, HR एग्जीक्यूटिव से लेके HR का सारा काम HR हेड तक मैंने किया, जिसमें BPL है सिंगापुर की, जो BPL है जो इंडियन कंपनी, उससे के बाद फिर मैंने उसको मारुति की सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो टेक्निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वहां में लगातार 3 साल रहा, 2006 से 2009 तक। फिर उसके बाद 9 से 13 APL सिंगापुरियन कंपनी है, वहां रहा। उसके बाद कुछ बिल्डर हैं, जो कुछ बिल्डरों के साथ रहा वहां पर दिल्ली NCR में, लगातार दिल्ली NCR में ही रहा, तो उनके साथ। लेकिन मैं फिर क्या है कि 10 साल HR की जॉब करने के बाद में थोड़ा सा लाइन मैंने चेंज किया, क्योंकि HR में क्या है कि ज्वाइनिंग से फायरिंग तक का काम होता है, आप सिटिंग जॉब है, 10 बजे से लेके आप 6 बजे तक बैठिए, एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड सारा काम होता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जो एक घर का जो माहौल था, घर में जिस प्रोफेशन में आपके माता पिता होते हैं, बच्चा वही सीखता है, वही देखता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आखिर जॉब कब तक करना है, पब्लिक डोमेन में ही जो लगातार इंटरेस्ट था कि पब्लिक के लिए कुछ करना है, अपने समाज को कुछ रिटर्न देना है। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि HR में तो हम 10 से 6 लगातार बैठ जाते हैं, किसी के लिए समाज में बाहर नहीं निकल पाते, कुछ काम नहीं कर पाते। तो फिर मैंने थोड़ा सा जॉब का कुछ चेंजेस ये किए कि कुछ बिल्डरों से बात हुई वहाँ, तो मैंने सोचा कि उनका फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स के काम देखने लगा। उनका जो अथॉरिटी में लाइजन विद अथॉरिटी, लाइजन विद मीडिया, लाइजन विद गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन, वो सब काम, बहुत सारा एक विंग होता है डिपार्टमेंट आजकल बिल्डरों का या हर कंपनियों में। तो फिर उसका मैं कॉर्पोरेट अफेयर्स का उनका वाइस प्रेसिडेंट हुआ, अलग अलग बिल्डरों के साथ रहा। फिर एक लास्ट में गुड़गांव में एक बहुत बड़ी कंपनी PR एजेंसी चलती है, PR प्रोफेशनल, तो मैं 2018 तक लगातार जॉब में रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए फुल टाइम।
हालांकि 96 में रजिस्टर्ड एनजीओ है जो मेरे पिताजी ने बनाया था अभ्युदय के नाम से, दिल्ली में। जी तो उसको फिर 2013-14 के बाद मैं उसको लीड कर रहा था। हालांकि 2013 में मैं प्रदेश युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, बिहार में दिल्ली में युवा मोर्चा का, भाजपा युवा मोर्चा का। फिर पूर्वांचल मोर्चा में सक्रिय होता गया। तो धीरे धीरे 2013 के बाद जब एचआर की जॉब छोड़ी मैंने, तो मुझे समय मिलता गया, मैं बाहर जो है लोगों से इंटरेक्ट करने का समय मिलता गया। तो उस बीच में मैं यहाँ कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट में भी जुड़ता रहा। लेकिन 2018 में जब जॉब क्विट करने के बाद 19 में एक छोटी सी कंपनी बनाई, सबलाइम इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद फिर जब 2020 में कोविड आया, तो हमने कहा कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ काम करना है। तो हमने एक डॉक्टर साहब के साथ मिलकर मां जानकी मेडिकल एंड सर्जिकल, जो हेल्थ कंपनी पटना में, उसको एस्टेब्लिश की। डॉक्टर साहब की वाइफ और मेरी वाइफ दोनों उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। लेकिन फिर मैं सामाजिक गतिविधि पॉलिटिकल जो उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरी होती चली गई। तो 2022 में फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जो चिराग पासवान जी है वो बिहार के लिए जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उनका धीरे धीरे उनका रामविलास पासवान जी का जो छवि उनके उसमें आ रही थी। हम जैसे कहीं ना कहीं लगा कि हम देश की राजधानी में, हमें बिहार के लिए काम करना, अपने मिट्टी के लिए काम करना, अपने संस्कृति, अपने प्रदेश पिछड़े राज्य के लिए काम करना है, पिछड़े मिथिला के लिए काम करना। जो मेजर माइग्रेशन हुआ आप देखेंगे 1990 के बाद, वहां बिहार से आप देखेंगे भारत के अलग अलग कोने में सारे लोग वहां चले गए, भोजन की तलाश में लोग चले गए, उच्च शिक्षा की तलाश में। आजादी के बाद जो अधिकार अन्य राज्यों का था, विकसित राज्यों का, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, वही अधिकार एक बिहार का था। लेकिन यहाँ पॉलिटिशियन का इंटरेस्ट कहिए या अपना लेना, या फिर बहुत कुछ न कुछ वहाँ इतना मेजर माइग्रेशन हुआ कि लोग पढ़ाई के सिलसिले में, लोग हेल्थ के सिलसिले में, लोग रोजगार के सिलसिले में बिहार छोड़ने लग गए। देखिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई मिथिला का लाल या कोई बिहार का लाल, अगर कोई देश की राजधानी जाकर अगर कोई डीएम बनता है या कोई आईएएस कंप्लीट करके किसी विभाग का कोई सेक्रेटरी बनते हैं या कहीं बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो वो हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन कोई छोटा काम करते हैं, वहाँ कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं, तो ये पॉलिटिशियन के लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि चिराग पासवान जी बिहार के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि फुल टाइम अब काम जो है करने का समय आ गया, क्योंकि भाजपा में पिताजी थे, लगातार अभी सिटिंग एमएलए हैं पिछले 4-5 टर्म से, और उसके बाद पिछली सरकार में, बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे वो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाजपा में 2 लोग को, हमारी बीजेपी में पॉलिसी भी नहीं है कि 2 लोगों को टिकट मिले, कुछ काम कर सकते। टिकट लेके आप जब कुछ विधायक या सांसद कुछ बनते हैं, तभी आप क्षेत्र का विकास या अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चिराग पासवान जी के साथ जुड़ के मैं बिहार का विकास कर सकता हूँ, मिथिला का विकास कर सकता हूँ। और क्योंकि उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब समय आ गया चिराग जी के साथ जुड़ने का। तो दिल्ली में उनके साथ फिर मीटिंग हुई। चिराग पासवान जी बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, अपने पिताजी जैसे ही हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं वो बोलते हैं। ना वो किसी की बुराई करते हैं, ना किसी की निंदा, ना चर्चा, वो सिर्फ काम करते हैं। बहुत देखिए चिराग पासवान जी का एक ही उद्देश्य है कि उनको हमेशा अक्सर अपने बाइट में, इंटरव्यू में, या हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी अक्सर यही बात उनको ये कहते रहते हैं कि आखिर आजादी के बाद जो अधिकार दूसरे अन्य राज्यों का था, जो मैंने पहले आपको बताया, वही अधिकार एक बिहार का था। क्यों बिहार पीछे चला गया? अब आप देखेंगे कोटा में, जो राजस्थान में कोटा, वहां पर विद्यार्थी बिहार के लोग, जो पढ़ाने वाले टीचर बिहार के लोग, तो आखिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर जो डेवलप किया वहां की सरकार ने कोटा में, तो ये भी तो हो सकता था कि उसको बिहार की सरकार या बिहार में ऐसा इनको इन्वायरमेंट मिले, उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार पीछे चला गया। बहुत सारे रीजन है जो उसको अभी तो हम नीतीश कुमार साथ हैं, काम कर रहे हैं, यूथ विंग में काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि युवाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या समझते हैं, किस चीज को समझते हैं? देखिए युवाओं के लिए सबसे जो प्राथमिकता है वो है कि एक माहौल होना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बिहार जैसे राज्य में अगर मैं आपको बात करूं तो पिछली सरकार की बात करूं, जब लालू जी यहाँ लगातार 15 साल मुख्यमंत्री थे, बाद में जब वो जेल गए चारा घोटाले में, उनकी वाइफ यहाँ सीएम थी, तो यहाँ पर जो एक फिरौती, अपहरण, गुंडागर्दी, बदमाशी, तो इसमें क्या है कि युवाओं का जो
जो एक वो उसको में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने कोई कंपटीशन का पेपर या कुछ भी वो क्रैक कर सकते हैं, तो वो यहाँ माहौल खराब होता चला गया। उसके लिए मैं यही समझता हूँ कि चिराग पासवान जी जैसे एक यंग लीडर जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है, उनके पिताजी का लंबा कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, उन्होंने वो तो देखा ही है। तो उसके साथ साथ उन जैसे लीडर अगर बिहार को लीड करते हैं, अगर बिहार का नेतृत्व करते हैं, हाँ जी, बिहार का नेतृत्व करते हैं, तो बिहार एकदम से बदलेगा और युवाओं को सबसे पहले जो काफी सारे चांसेस मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो मेजर माइग्रेशन है भारत के अलग अलग कोने में, जो बिहार के लोग हैं, जो एक छोटी मोटी नौकरी या कुछ गुजारा कर रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे। यहीं से वो करके जो चाहे वो जॉब में जाना चाहेंगे या कुछ एंटरप्रेन्योर कुछ काम करना चाहेंगे, स्टार्टअप करना चाहेंगे, तो यहाँ उनको एक माहौल मिलेगा। क्योंकि मैं देखिए एचआर में नौकरी किया लगातार, तो हमारा काम ही यही होता था कि एम्प्लॉय को अच्छा इन्वायरमेंट करना, क्योंकि मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट की बात आप करिए। गरीबी और अशिक्षा आज भी बिहार में बहुत है। 68% जो युवा हैं वहाँ के, वो आज भी बेरोजगार, आज भी सिर्फ 7th क्लास तक पढ़े हैं। 37% लड़कियों का आ रहा है उसमें, और 10th का परसेंटेज तो 13% ही है, जो 10वीं पास की नहीं है बच्चे। तो गरीबी और अशिक्षा सबसे मेन कारण है कि युवाओं का विकास नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। दरअसल क्या है कि यहाँ का माहौल, यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं खराब किया। मैं आपको अपना इंडिविजुअल बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल फैमिली से हैं, और यहाँ पर क्या है कि नेताओं ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैं देखता हूँ कि भारत के अलग अलग कोने में होता हूँ, महाराष्ट्र में घूमता हूँ, गुजरात के अलग अलग जिले में होता हूँ, हरियाणा में घूमता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं पंजाब में घूमता हूँ, दिल्ली में तो स्कूल कॉलेज ही किया। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल कुछ डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है। नेताओं ने जात पात से यहाँ उलझा के रखा हुआ है, जात पात में यहाँ पे उलझा के लोग भी जो है यहाँ पर जो रह गए, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये मेरे लिए डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि लोग एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला स्टेट बना दिया। यूपी तो योगी जी के आने से थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा क्या पूरा ही ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ बदमाशी खत्म हो गई, वहाँ अच्छे जो है लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर इस स्टेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चिराग पासवान जी जैसे अगर लीडर 2025 में, मैं तो शुरू से ही इस चीज को मांग करते आया हूँ एक लोजपा कार्यकर्ता होने के नाते, कि चिराग पासवान जी को अगर एक मौका मिलता है, जैसे नीतीश कुमार लगातार एनडीए अलायंस के लगातार वो यहाँ हेड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, सरकार के मुखिया थे, वो मुख्यमंत्री थे, वैसे अगर चिराग पासवान जी को अगर मौका मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि एक टर्म में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, आज के युवा ज्यादा जागरूक हैं और वो जानते हैं कि देश अगर विकसित हो जाएगा तो सभी चीजें हो जाएंगी। तो वो वाली भावना आज के युवाओं में और आज के लोगों में है, और आप युवाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए सबसे मेन काम है कि उनका रोजगार। तो अगर आप आते हैं, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप आए कभी, तो फिर आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे युवाओं के लिए, या क्या सजेशन आप चिराग पासवान जी को देना चाहेंगे कि सुझाव आप दे पाए उनको? देखिए अंजू जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब कुछ समझती हैं। इस देश को अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षमताएं हैं लोगों में। बिहार के लोग, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अलग अलग चीजें हो, बिहार के लोग पूरा देश में चला रहे हैं। मैं तो ये कहने में मैं कभी संकोच नहीं करूंगा कि बिहार के लोग, मैं देखता हूँ कि मिनिस्ट्री में जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा सबका, सबके जो प्राइवेट जो असिस्टेंट हैं, जो उनके पीए हैं या पीएस हैं, सब बिहार के लोग हैं। बहुत सारा पोटेंशियल है बिहार। मिथिला में इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मिथिला भी बिहार में ही मर्ज है, मैंने बताया आपको, अलग स्टेट नहीं बन पाया, अलग मूवमेंट चल रहे हैं। बिहार के लोग बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं। बिहार में जो ये दुर्भाग्य करोड़ आबादी है, जो 11 करोड़ आबादी है बिहार की, वह यहाँ पर उसमें से 12% लोग ही नौकरी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य मैं नहीं कहूंगा कि लोगों का है, ये दुर्भाग्य यहाँ के नेताओं का है, यहाँ के सिस्टम का है, यहाँ के नीतियों का है, जो लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, एक रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। जबकि आप देखेंगे वेल एस्टेब्लिश लोग होते हैं, गांव है, खेत है, खलियान है, सबका घर है, वहां जाकर किराए पर रहते हैं वो लोग। तो ये दुर्भाग्य यहाँ के नेताओं का है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने मॉल, उन्होंने अपना विकास करने में ध्यान दिया ज्यादातर। तो लेकिन यहाँ उस तरीके से, ठीक है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि यहाँ पर उनको बिहार जिस तरीके से उनको मिला, यहाँ फिरौतियां, गुंडागर्दी, बदमाशी
रोड नहीं होते थे। यहाँ आवाजाही में अगर 200 किलोमीटर जाने में लोगों को 10-10 घंटे लगते थे, अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं बस में। आप इमेजिन नहीं कर सकते, लोग अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो लोग ऐसे हिलते-डुलते हुए जाना पड़ता है, रोडें सड़कें खराब थी। उसको नीतीश कुमार ने सबसे पहले यहाँ पर ठीक किया, वहाँ एनवायरनमेंट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। लेकिन हम जैसे युवाओं का ये कहना है कि उनको यहाँ पर इस राज्य में सबसे ज्यादा मेजर जो माइग्रेशन हुए, गांव का गांव खाली है। आपने 11 करोड़ तो बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आधे जो जो लोग हैं 6 करोड़ भी लोग यहाँ रहते होंगे, क्योंकि सब खाली है, सब गांव का गांव खाली है। सब भोजन की तलाश में, रोजगार की तलाश में, सब बच्चों को पढ़ाने के लिए सब बाहर निकले हुए। ये तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ पे रोजगार का सृजन होगा, यहाँ पर नौकरियां मिलेंगी। लोग जो छोटे-छोटे मजदूर हैं, आप देखते होंगे पूरे देश भर में, उनको यही काम मिलेगा। मैं शुरू से बोलता हूँ कि कोई जाके वहाँ कोई ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, कोई आईएएस बन रहे हैं, कोई आईपीएस बन के कोई देश की सेवा कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर। मुझे गुड़गांव में अक्सर, नोएडा में मैं घूमता हूँ तो जो बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर मिलते हैं, वो कहते हैं मुझे फक्र से कि 300 सीआर की कंपनी हो गई मेरी, 400 सीआर की। वो हम सबके लिए गौरव है वो। लेकिन जो लोग छोटी-मोटी नौकरी कर रहे हैं, लोग पेट पालने के लिए, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो काम यहाँ हो सकता था। सबसे पहले हमारी पार्टी आएगी, चिराग पासवान जी अगर यहाँ लीड करेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर यहाँ सरकार का हिस्सा होगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रोजगार लाएंगे, मेजर माइग्रेशन जो हुआ सबको यहाँ बुला के यहाँ पर काम देंगे। बस एक ही हम लोगों का मिशन ये रहेगा। जो बिहारी फर्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट्री जो विजन है, उसमें सब कुछ हम लोगों ने उसमें ड्राफ्टिंग किया हुआ है, कभी आप उसको देख सकते हैं। जी, पर्यटन स्थल में बिहार में सबसे डेवलप एरिया आप अगर कह लें तो गया है, बहुत साफ सुथरा और स्वच्छ आप मान लें तो, लेकिन बेगूसराय की हालत फिर इतने दयनीय क्यों? ऐसा नहीं है, बिहार में देखिए 39 जिले हैं यहाँ पे। 39 जिले में थोड़ा सा जो पीछे जो सरकारें थी, वो यहाँ लगातार लालू जी की सरकार थी, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पीछे का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 90 से 2005 तक, तो यहाँ बदमाशी, गुंडागर्दी, फिरौती, यहाँ कुछ लोग कमाने लगते थे तो लोग वहाँ उनको अपहरण करके, वहाँ उनको किडनैप करके पैसे की डिमांड करते थे। तो बड़े-बड़े बिजनेसमैन या कुछ ये कहें कि लोग यहाँ आने से डरने लगे। इवन जो आपने ठीक कहा कि गया आपके बारे में बताया, गया ही नहीं, राजगीर है, हमारा मिथिला वाला जो एरिया है, एक से एक वहाँ यहाँ पर उच्चैठ भगवती स्थान हमारे बेनीपट्टी में, जहाँ से मेरे पिताजी विधायक हैं। तो वहाँ उच्चैठ भगवती स्थान जैसे मैं देखता हूँ कि वहाँ गुवाहाटी में देखता हूँ कि वो जो भैया जो वहाँ उनका जो वो है, तो उस ऐसे ही अलग-अलग स्टेट में मैं देखता हूँ। वैसे ही अपना जैसे कि हमारे यहाँ ये कपिलेश्वर स्थान में है, हमारे यहाँ मतलब हमारे मधुबनी दरभंगा जिले में श्यामा माई मंदिर है, वहाँ काफी फेमस है। लेकिन लोगों को बिहार के अलग-अलग प्रांत से लोगों को आने में अभी भी उनको बड़ा फ्री होके नहीं आना है, उनको डर लगता है कि बिहार में क्या होगा। मेरे साथ कुछ लोग एमबीए के कुछ मित्र थे पंजाब के रहने वाले, उन्होंने कहा कि यार गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पटना साहिब, वहाँ मैं घूमना चाहता हूँ। मैंने कहा आज तक आप लोग गए नहीं? तो बोला कि अरे भाई हम लोग इसीलिए नहीं गए, हमें डर लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि नेताओं को सबसे पहले सोचना पड़ेगा, यहाँ पर टूरिज्म को उसको इस तरीके से डेवलप करेंगे कि लोग बेहिचक, जैसे कैसे लोग चले जाते हैं गुजरात घूमने चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट घूमने चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, लोग अगल-बगल स्टेट महाराष्ट्र घूमने निकल जाते हैं, तो बिहार क्यों नहीं आते? तो थोड़ा-सा चेंजेस हुआ, लोग आते होंगे लेकिन उस तादाद में नहीं आते। झा साहब 2022-23 में 45,700 करोड़ का बजट था बिहार, 45,700 करोड़ पैकेज। जी, उसकी जरूरत है, उसकी यहाँ पर जरूरत है। वो हम लोगों ने, चाहे नीतीश कुमार जी की सरकार हो, चाहे हम लोगों की पार्टी हो, हम लोगों ने उसको समय-समय पर डिमांड किया है कि प्रधानमंत्री जी अभी इस बार, क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार होना बहुत जरूरी है। अगर एक सरकार वहाँ केंद्र में सरकार बीजेपी की है, यहाँ किसी और की रहती है, तो दोनों की एक तारतम्यता जिसको कहते हैं आप, जो एक वो नहीं, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती बहुत सारी चीजों पे, क्योंकि सबकी अलग-अलग विचारधारा, आइडियोलॉजी अलग-अलग है। इस बार ऐसा लगता है कि जो 2005 अभी नीतीश कुमार जी के यहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है एनडीए की, यहाँ भी एनडीए। तो आने वाले समय में यहाँ पे एक स्पेशल पैकेज जो है वो और अच्छे से ज्यादा यहाँ पे आने की संभावना है, हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं। जी, कौन-कौन से सेक्टर में तेजी आई है यहाँ पर बिहार में अभी आपके ख्याल से? देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैं जो एक बिहारी होने के नाते जो मैं समझता हूँ कि लगातार दिल्ली में रहा और वहां से भी बिहार को देखता हूँ और यहाँ भी बिहार को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है यहाँ पे
इन्वेस्टर्स ही आने की जरूरत है। अगर कंपनियां यहाँ आ जाएंगी तो आप सोचिए ना, किसी इलाके में अगर किसी जिले में कोई कंपनी आ गई तो वहां पर उस इलाके का रेट तो वैसे बढ़ता ही है, लैंड का रेट बढ़ता है, वहां की दुकानें लोग जाएंगे, खाएंगे, ढाबा में खाएंगे, वहां पर लोग किराए पर रहेंगे, जो अलग अलग मान के चलिए 4,000 या 3,000 स्टाफ एम्प्लॉय है तो वहां रहेंगे, तो उस इलाके का डेवलप होता है, एरिया का डेवलप होता है। तो सबसे ज्यादा तो वो जरूरत है कि यहाँ पर तो मैं लेकिन ये नहीं कहता कि सब सरकारी प्रतिष्ठान ही यहाँ आए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो, यहाँ अगर एक विजन वाली सरकार हो, जैसे हम कहते हैं कि चिराग पासवान जी की जब सरकार यहाँ पे आ जाएगी तो हम लोग क्या है कि देश भर से, अब मैं लगातार दिल्ली में रहा, अलग अलग स्टेट में नौकरी की तो मेरे भी बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर है, कंपनी चला रहे हैं, तो उन सबसे मैं ये बेहतर तरीके से फिर कहना शुरू कर दूंगा। हम जैसे और भी जो मेरे से ज्यादा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो कहना शुरू कर देंगे कि भाई आप ज्यादा 1,000 करोड़ ना लगाएं, आप 500 करोड़ ही लगाइए, आप 200 करोड़ ही लगाइए, 100 करोड़ ही लगाइए अलग अलग जिलों में। तो उससे क्या होगा कि जो एक माइग्रेशन है, जो मेजर माइग्रेशन, वो तो रुकेगा ही, लोकल जो एरिया है वो भी डेवलप होगा। दूसरा जो मुझे लगता है, जो आपने मुझे कहा, वो लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री, यहाँ पर असीम संभावना है। अगर आप बिहार को रिसर्च करेंगे, मिथिला को रिसर्च करेंगे, मिथिला बिहार, हम लोग अगर पटना में बैठे हैं तो बीचों बीच गंगा मैया बिहार में, अगर आप मैप को देखेंगे ना तो बिहार में बीचों बीच गंगा मैया बहती है, उस पार के इलाके को हम लोग मिथिला बोलते हैं, मिथिला बोलते हैं इधर बिहार। लेकिन ठीक है, अभी बिहार में ही मर्ज है तो हम दो प्रांत कह सकते हैं, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का एरिया। तो उसमें क्या है कि जो सबसे ज्यादा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने की जरूरत है। जो भी यहाँ पर मंत्री बनते हैं तो उस तरीके के उनको विजन लाने की जरूरत है। कैसे हम लोग अलग अलग स्टेट में जाते हैं, लोग घूम फिर के आते हैं, ऐसे ही हमारे दूसरे लोगों को स्टेट से भी लोग यहाँ आए, तो उससे क्या होगा कि एक बहुत तरह की चीजें की यहाँ एक सृजन होगा यहाँ, तो एक उसकी जरूरत है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है। जो बिहार के बच्चे आखिर क्यों बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, कोटा में बिहार के लोग जा रहे हैं। मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर नॉर्थ कैंपस वाला एरिया देखता हूँ, सारे बिहार के लोग हैं वहाँ के टीचर को देखता हूँ, सब बिहार के लोग, क्यों वहां जाके उनको पढ़ाना पड़ रहा है, क्यों वहां बच्चे जाके पढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, वो चीज तो यहाँ भी तो सिस्टम बना सकते हैं। तो बिहार में बहुत काम करने की जरूरत है। यहाँ पे एक युवाओं वाली सरकार चाहिए, आपने ठीक कहा, एक युवा की सरकार बननी चाहिए। और एक चिराग पासवान जी को हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि वो युवा भी हैं और एक अनुभवी हैं। उन्होंने अपने पिताजी को देखा लगातार काम करते हुए, और वो उन्होंने दूर से बिहार को देखा कि आखिर बिहार इतना पीछे क्यों चला गया। तो इसलिए काम हेल्थ सेक्टर को, यहाँ हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत है। चिराग पासवान जी आते हैं तो आपके जिम्मे, क्योंकि युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो आप क्या क्या इम्प्लांट करने का सोचा है, कुछ चीजें बताना चाहें, साझा करना चाहें? देखिए, हम लोग तो, हमने तो आपको पहले ही बताया कि हम तो कॉर्पोरेट में हम लोगों ने मैंने काम किया, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आखिर उस इंडिविजुअल को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, किस तरीके से इंक्रीमेंट किया जाए कंपनी में। ऐसे करते ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है हर साल, मैं तो एचआर में ये सब किया। वैसे ही आजकल पॉलिटिक्स में भी होता है। हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, तो चिराग पासवान जी और पार्टी को तय करना है कि हमारी क्या भूमिका होगी आगे। जहां तक हम लोगों एक सुझाव और सलाह की बात होगी तो हम लोग उनको क्या बताएंगे। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफी अनुभवी हैं, काफी समझ रखते हैं हर चीजों को, उनको उनसे तो हम लोग सीखते हैं कि आखिर किसका विजन है उनका, उस तरीके से उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो यही सब उनको, का कारण क्या मानते हैं आप? युवाओं के भटकाव का कारण क्या मानते हैं? युवाओं के भटकाव का बिहार में अगर आप देखेंगे तो, अगर आप बिहार की बात करेंगे तो मैं बिहार की बात ये करूंगा कि यहाँ पर वो माहौल नहीं बन पाया, इतनी सारी रोजगार नहीं है, जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं सब रोजगार की तलाश में। आप देखेंगे कि यहाँ मेजर माइग्रेशन है, यहाँ गांव का गांव खाली है, शहर का शहर खाली है, कोई है ही नहीं यहाँ कहने के लिए। आपने ठीक कहा 11-12 करोड़ आबादी है, लेकिन आधे लोग भी नहीं है यहाँ। आप वोटिंग परसेंटेज देखिए ना, 50%, 55% से भी कम ही लोग वोट करते हैं। कि हालांकि ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर कास्टिज्म है, बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने समाज के लोगों के लिए आते होंगे, ट्रेन से आते होंगे, गाड़ी से आते होंगे, चलो भाई वोट गिराने चलते हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे जात के लोग, क्योंकि कास्टिज्म वाला स्टेट है, नेताओं ने कास्ट में धकेल के रखा हुआ है इस राज्य को, तो वहां लोग आते होंगे। लेकिन आप रहते आधे लोग ही हैं यहाँ। तो उसको इसके कारण है कि लोग वहां, उनको लगता है कि पंजाब में काम मिल जाएगा, बेंगलोर में अगर कोई बीटेक कर लिया तो यहाँ काम ही नहीं है, क्या करेगा कोई। वो चला जाता है वहां, बेंगलोर चला गया जॉब करने, वो चला गया साउथ में उधर हैदराबाद चला गया, चेन्नई चला गया जॉब करने।
दिल्ली नोएडा चला गया। तो इसलिए युवाओं का भटकाव जो है लाजमी है, वो इधर-उधर भटक रहा है, कुछ काम यहाँ उसको मिलता ही नहीं, तो भटकेगा हिंसा ही और वो। भ्रष्टाचार भी तो बहुत है, हिंसा, जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़े लेवल। हाँ, यहाँ ये तो है, ये तो करप्शन तो पिछली सरकार में जो है आप देखेंगे, एक तो चारा घोटाला में अभी सजा याफ्ता है, उनको तो अभी बेल पे बाहर छूटे हुए हैं लालू यादव जी। तो यहाँ जी, तो वो उस वजह से तो है ही, लेकिन वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो न्यायपालिका उसको इस तरीके से करती है। तो युवाओं के लिए तो बस जब हम लोगों की सरकार आएगी यहाँ हमारे चिराग जी की जब सरकार में हम लोग शामिल होंगे, तो हम लोग सबसे पहले युवाओं के लिए सब यही रखेंगे कि यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपने रोड दे दी, यहाँ पर ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन उससे ये तो इनिशियल है, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर रोज़गार का, यहीं पर मिले, लोकली लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, पढ़ाई करने के लिए लोगों को जाना ना पड़े। अब आप देखिए दिल्ली का एम्स में देखता हूँ कि वहाँ इतनी भीड़ होती है, ज़्यादातर लोग बिहार के ही लोग होते हैं। हालाँकि ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैंने देखा भारत के अलग-अलग राज्यों में, जिस तरीके से बिहार में भी अलग-अलग जिलों में जो एम्स उन्होंने दिया है, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा है। तो वही उसको थोड़ा-सा हेल्थ सिस्टम को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, बिहार जैसे राज्य में। और भारत में तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार इस बार 400 पार का जो नारा है, लगभग मुझे लगता है कि 400 का अगर नहीं तो पौने 400 के आस-पास एनडीए हम लोग रहेंगे। और इस बार प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे और बहुत कुछ चेंजेज़ आपको देखने को मिल जाएँगे देश स्तर पर। जी। जय जवान जय किसान। जवान बॉर्डर पर सुरक्षा करता है, किसान आपका पेट भरता है। किसानों की क्या स्थिति है बिहार? किसानों की स्थिति आप देखेंगे बड़ा हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है, पॉलिटिकल लोगों के लिए, कि मैं देखता हूँ कि पंजाब में मैं देखता हूँ, आसाम के चाय बागानों में देखता हूँ कि वहाँ के किसान वहाँ सेवा दे रहे हैं। पंजाब की खेती बिहार के लोग अगर वहाँ ना जाएँ तो वहाँ खेती बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ काम नहीं है। यहाँ पे वैसा लगता है कि उनको कुछ वो एक सिस्टम ही यहाँ पर नहीं बन पाया। आप देखिए ना 1990 के बाद यहाँ पर 2005 तक लालू जी की सरकार थी, 5 साल नीतीश कुमार जी थे, अच्छा काम हुआ। फिर बीच में उनको लोगों ने भटका दिया, हालाँकि वो बड़े विज़न के साथ उन्होंने काम किया। फिर ठीक है, अभी वो एनडीए के ही पार्ट हैं, लेकिन बिहार थोड़ा-सा एक राजनीति का शिकार हो गया बिहार और बिहार के लोग। तो एक डेवलपमेंट से थोड़ा-सा पीछे हो गया, तो किसान जो है वो जो एक अपना इनपुट दे सकता था बिहार में, मैं कभी-कभी यही सोचता हूँ कि यहाँ इतने सारे पैदावार होते हैं, मछलियाँ इतनी सारी होती हैं, फिर भी आंध्रा की मछली क्यों आती है हमारे बिहार में? या मैं दिल्ली में भी देखता हूँ कि आंध्रा की मछली ठीक है, वहाँ ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर इतने सारे जो एक उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ लोग कहते हैं कि इस मिट्टी में आखिर इतनी क्यों है जो इतनी उपजाऊ होती है? आखिर इस मिट्टी में क्या है जो इतने लोग विद्वान पैदा होते हैं? तो यहाँ के लोग जो है लोग बाहर से बाहर जाते चले गए। तो यहाँ वो एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, यहाँ के लोगों को। लोग किसान भी मैं देखता हूँ कहाँ है यहाँ, गाँव-गाँव किसान नहीं है, यहाँ सस्ती लेबर जो है यहाँ मिलती नहीं है। किसान अपना न उपजा के दूसरे राज्यों में जाके वो उपजा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ ना एक टिकाऊ और एक मजबूत एक युवा वाली जो सोच की सरकार की ज़रूरत है, जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। जहाँ साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किसान आंदोलन 1 साल चला, बेनतीजा क्यों? देखिए उनकी बहुत सारी ऐसी डिमांड थी इस जो देश हित में प्रधानमंत्री जी और उस सिस्टम को ऐसा लगा कि अगर इस तरीके से ये उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो जो एक्चुअल किसान है उनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जो बिचौलिया है, जो बीच का जो मार्केट तक पहुँचाता है उनसे लेके, अनाज फसल लेके। तो इस वजह से कहीं न कहीं उनको जो हमारे अपोज़िशन पार्टियाँ हैं, जो महागठबंधन या आप वहाँ कह सकते हैं जो कांग्रेस है या दूसरी जो अपोज़िशन पार्टियाँ हैं, उनको भड़काने का काम किया जो बीच में आपने हरियाणा या अलग-अलग राज्यों में जिसकी बात आप शायद कर रहे हैं। तो इस वजह से उसको लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है जब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी इस देश के फिर से नेतृत्व करेंगे 2024 में, अभी 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। तो कहीं न कहीं उसके बारे में उन्होंने सोच रखा होगा। उसको किसानों के लिए भी वो अच्छे से अच्छे एक पॉलिसी लाके इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, कुछ उसमें इम्प्लीमेंट करके जो उनकी डिमांड है। जी, चलिए ये तो रही आपके कार्यों की बात, देश की बात, व्यक्तित्व है, तो कुछ आपकी बात भी कर लेते हैं।
तो जी आप जी। अपने परिवार के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? और लोग मैडम को थोड़ी शिकायत रहती है, क्योंकि हमारी जो जो वाइफ है वो नॉन पॉलिटिकल फैमिली है। हम लोगों ने तो पिताजी को मतलब हम लोग पॉलिटिकल फैमिली है, तो पिताजी को देखा कि सुबह से दुबह निकलते थे, शाम को लेट नाइट आते थे, या फिर अलग अलग स्टेट में भी जाते थे वो कंपेनिंग में, या फिर अलग अलग। तो हम लोग तो आदी थे, लेकिन वाइफ को वो लोग नॉन पॉलिटिकल, लेकिन धीरे धीरे हमारी शादी के 14-15 साल हो गए, तो उन्होंने झेल लिया। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये एमबीए एचआर पीएचडी है, तो और आगे इन्होंने इतनी जॉब करके इनको लगता है कि मैं समाज को रिटर्न करूं, अपने पिछड़े बिहार को, पिछड़े मिथिला को कुछ रिटर्न करूं, तो वो तभी हो सकता है जब पब्लिक डोमेन में आप पब्लिक के लिए कुछ सेवा कर सकते हैं, तो समय तो पब्लिक में देना ही पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करता देखिए, हूँ कि छुट्टी पब्लिक वाले दिन समझती उनके है साथ बिताऊं, पब्लिक बच्चों के समझती साथ है समय कि बिताऊं। जो मिनिस्टर्स हैं, पब्लिक समझती है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो एसी रूम में बैठ के और फाइल को साइन करते हैं। बस उनके मन में ज़्यादातर लोगों के देखिए मतलब ज़हन में यही है। उन्हें ये नहीं पता, जैसे बॉर्डर पे किसान काम करता है ना, वैसे ही वो भी लोग होते हैं। उनके परिवार को भी उनका वेट करना पड़ता है, उनके टाइम का वेट करना पड़ता है। उनको घर आया कई-कई देखिए दिन हो दूसरे जाते हैं। एक मिनिस्टर की लाइफ जीना पड़ जाए तब पता हो, क्योंकि हमें पता है ना, हम जाते हैं, मिलते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ देखते हैं, तो बहुत जी जी, हाँ व्यस्तता। जी, बेचारों को खाना खाने का भी शायद इस वक़्त तो शायद आपको टाइम खाना खाने का फुर्सत मिल रहा हो, तो ये भी टाइम बहुत बड़ी बात मैं समझूँगी। सही कह रहे हैं। जी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, जी, क्योंकि देखिए जी। पब्लिक डोमेन में अगर आप हैं तो पब्लिक के साथ ही उनका पूरा दिनचर्या होता है, उनके साथ ही समय बिताना होता है, उनको उनको उनके इलाके के बारे में, उनके अपने बारे में क्या समस्याएँ होती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, देखिए मैं अभी एमएलए या एमपी अभी तो नहीं बना, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि 2 मोबाइल रखता हूँ, एक बिहार का नंबर है, एक दिल्ली का नंबर है। मुझे लगता है कि मैं खुद दिन में 100 डेढ़ 100 कॉल अटेंड करता हूँगा। और कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कॉर्पोरेट में काम किया और हम लोग एक पॉलिटिकल फैमिली है, पीछे से मेरा दूसरा जनरेशन है, इस चीज़ को नज़दीक से देखा है मैंने राजनीति। तो मुझे ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि उनको 1 से 2 दिन में जो उनकी समस्याएँ हैं, जो चाहे वो जिला प्रशासन को कहने से होगा, चाहे चाहे उनको लोकल ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को कहने से होगा, या फिर उसको स्टेट लेवल पे होगा, या नेशनल लेवल पे किसी को कोई एम्स में दिखाना है दिल्ली में, तो जो हमारे कॉन्टैक्ट, जो अपने हमारे नेटवर्क है, जो हम लोगों ने स्थापित किए हैं इतने सालों में, या फिर हमारे जो 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 मेरे पिताजी हैं, उनका करियर है, लगातार 50 वर्ष का राजनीतिक जीवन है, तो उनका बिल्कुल। कॉन्टैक्ट है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को उसको जल्द से जल्द उनको निजात दिलाएँ। तो मैं खुद उनके साथ पब्लिक डोमेन में इतना समय तो देना ही पड़ेगा। अगर आप ये सब क्या है ना, गॉड गिफ्टेड है। ये कोई ज़बरदस्ती आपको कोई धकेलता नहीं है उसमें। आपको खुद इंटरेस्ट होता है, इसीलिए मैं तो अच्छा वाला जॉब कर रहा था, अच्छी-खासी सैलरी थी, अच्छा खासा वो था, मेरा पैकेज बिना था। सैलरी का तो जॉब ऐसा कर रहे मुझे हैं आप। कहीं न कहीं लगा कि मैं पब्लिक के लिए कुछ कर सकूँ। एक एक मानव जीवन का आप कह सकते हैं कि 80 साल एक स्वस्थ जीवन लोग आजकल 80 अगर मान के चले, तो हम 40 जब पार कर लिए तो लगता है कि आधा जीवन तो पार कर लिया। आधा जीवन तो पब्लिक के लिए होना चाहिए। तो समय तो, लेकिन धीरे-धीरे जो घर की गृहिणियाँ होती हैं, या घर की जो हमारी जो धर्मपत्नी होती है, उनको भी पता चल जाता है, जो पॉलिटिशियन के जो बच्चे होते हैं, वो आदी हो जाते हैं वो, कि पब्लिक के लिए समाज काम सेवा करते हैं। करने के लिए जहाँ साहब, समाज सेवा करने जी। के लिए पागलपन, दीवानापन चाहिए होता है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और कितने नाम हो गए। तो इस तरीके का देखिए ऐसा दीवानापन चाहिए होता है। अ, अब आप जैसे अंजू जी, आप जैसे उनको देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री जी हैं। अब आप देखिए उनका कौन है? उनका इस दुनिया जी, में कौन है? ना उन्होंने, उनका तो कोई है नहीं वारिस जो आगे जो उसको कंटिन्यू करे। तो इस तरीके के लोगों का आप कह सकते हैं कि जो देश के लिए पागल हो जाना, देश के लिए काम करना, मन मिट जाना, न्योछावर जैसे हमारे जवान की बात आपने की। वो देश के लिए बॉर्डर पर लग-लग के उनको एक देश प्रेम, एक जज़्बा होता है कि हमारे देश पे कैसे कोई एक अटैक कर सकता है, कैसे एक आँख दिखा सकता है। तो ये इस तरीके से जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश में, मैं सोचता हूँ कि आज़ादी के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1952 से लगातार यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो मैं जी, सोचता हूँ कि तब से ज़्यादा इस बार संजोग से देशवासियों को ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं जो खुद देश के लिए सोचते हैं। वो देश के लिए जी। 3 घंटे ही सोते हैं, वो देश, क्योंकि उनके पास सोचने के लिए ना कोई परिवार है, ना कोई बाल, ना बच्चा, ना कोई परिवार कोई है नहीं। वो देश के लिए सोचते हैं कि आखिर अभी आप जी, देखेंगे, जो उनका पहला ये विज़न है कि 3 महीने के अंदर जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमसे ले लिया गया था, बहुत तरह की कहानी है उसमें। उसमें हुँ, उनकी हुँ, तैयारी है कि उसको कैसे वापस लिया जाए। मुझे तो कभी-कभी हुँ, ऐसा लगता है कि दिल्ली में
दिल्ली जैसे भारत की राजधानी है, तो वहां पर डुअल गवर्नमेंट नहीं चला सकते आप। ऐसा मुझे नहीं। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, तो वहां पर क्या है ना कि अब आप देखिए, अगर एक सरकार अगर डबल इंजन की सरकार रहे तो ठीक है, लेकिन अब आप देखिए कि ठीक है, दिल्ली वालों का मन है कि वहां केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, तो लेकिन क्या है कि आप देखेंगे हर बात पे, हर चीज पे लड़ाई, हर बात पे उसको मतभेद होना, मनभेद होना। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटा सा दिल्ली है, छोटा सा एरिया है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस बार अगर आए तो ऐसा मुझे लगता है कि दिल्ली ऐसे छोटे राज्य जैसे यूनियन टेरिटरी है, अलग अलग जो आप देखेंगे केंद्र शासित राज्य है, तो दिल्ली जैसे राज्य को भी वो उनको कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ बड़े बड़े फैसले आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने ठीक कहा कि जो एक बिल्कुल पागलपन, जो एक बिल्कुल जज्बा, एक बिल्कुल जो एक देश के लिए बिल्कुल जो है हमेशा लगे रहना, ऐसा ही नेता की जरूरत है हमारे देश में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जी, आपने ठीक कहा। वोट की ताकत, आप युवा विंग से हैं नेता पार्टी में, तो मैं एक बात बताना चाहूंगी, सबसे कम वोट युवा ही कर रहे हैं आजकल। वो घर से निकलकर वोट करने नहीं जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब तो अंजू जी, मैं तो ये देखता हूँ कि मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था और जब मैं वहाँ दिल्ली में जब जॉब में था लगातार, तो मैं देखता था कि लोग अगर मान लीजिए अगर संडे या मंडे को इलेक्शन होता था, तो मैं देखता था कि लोग फ्राइडे को ही, क्योंकि 2 दिन की मान लीजिए छुट्टी होती थी किसी बड़े कॉर्पोरेट में, सैटरडे संडे वीकेंड पे, तो लोग फ्राइडे को ही निकल जाते थे ऑफिस करके, 2 घंटे की पहले शॉर्ट लीव लेके निकल जाते थे। कहते यार मुझे क्या करना है यार, मैं क्यों वोट दूंगा, मेरे को क्या मिलने वाला। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो जागरूकता अभियान चलाया, अलग अलग, आप देखिए सचिन तेंदुलकर जी को अभी वो दिया, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, हमारी मैथिली ठाकुर को दिया, हमारी बेनीपट्टी की ही बेटी है, हमारी बेनीपट्टी मधुबनी की, जहाँ से हम, हमारे पिताजी विधायक है, वहीं से जो बेनीपट्टी रहने वाली मैथिली ठाकुर है, दिल्ली में द्वारका में रहते हैं वो लोग, तो मुझे वो उसको बनाया, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो धीरे धीरे बहुत बड़ा कदम है। इन जैसे लोग जो अगर कहते हैं ना कि आप वोट गिराओ, वोट हमारा अधिकार है, आप जिस किसी को वोट दें, आपको वोट नहीं गिराना, तो चुनाव आयोग ने तो एक नोटा का भी प्रोविजन दिया हुआ है कि आपको कोई सरकार अच्छी नहीं लग रही, ना कांग्रेस अच्छी लग रही, ना आपको भाजपा अच्छी लग रही है, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं कि भाई कोई भी सही नहीं है। तो लेकिन आप वोट तो करिए, आप 18 साल से बाद एक बताती हूँ कि जब मैथिली ठाकुर जी को कल्चर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उनको बनाया है, ये पहली बार हुआ है हमारे इतिहास में कि किसी को कल्चर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारे जो प्लेटफॉर्म है बोल इंडिया ने अपना गीत सफर शुरू का, जिन प्रतिभाओं को कोई मंच नहीं मिलता, हमने शुरुआत की है। और उसके बाद, क्योंकि मेरे इंटरव्यूज काफी जगह जाते हैं, काफी सर्कल में जाते हैं, तो शायद नहीं हो सकता है कि अभी मैथिली के पिताजी जो हमारे रमेश भैया हैं, रमेश ठाकुर भैया, तो कल उनका जन्मदिन था, मैंने उनको विश किया था, तो हो सकता है कि वो भी अभी देख रहे होंगे या देखेंगे बाद में, तो मुझे कहेंगे कि अंजू भारद्वाज जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफी अच्छे से आपका इंटरव्यू, आपका साक्षात्कार हमने देखा व्यक्तित्व में, तो हो सकता है कि वो कहेंगे, नहीं तो मैं खुद उनको सजेस्ट करूंगा कि एक बार जो है मैथिली भी आपके समक्ष हो और आप मैथिली से भी जो है एक विजन देख सकें कि बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए उनका क्या संदेश है युवाओं के लिए, जो क्योंकि वो तो देश के अलग अलग राज्यों में उनका कार्यक्रम होता है, उनका अलग अलग परफॉर्मेंस होता है, तो ये सब देख के हमें खुशी होती है कि हमारे लिए एक गौरव की बात है, हमारे मिथिला के लिए, बिहार के लिए गौरव की बात है कि हमारी बेटी देखिए वहां, तो वो उस तरीके के लोग अगर करते हैं तो ये सब हमारे लिए गौरव की बात। लेकिन जो छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं, छोटा छोटा काम कर रहे हैं, यहाँ से बिहार के गाँव खाली हो गए, तो बड़ा दुख होता है ये सब देख। ये मैंने कहा था। आपके आदर्श महिला नेता कौन है? देखिए हम तो अब चिराग पासवान जी के साथ हैं, उनके हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो हमारे लिए जो है पार्टी के सबसे ज्यादा हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं। लेकिन मेरे आदर्श अगर आप कह सके तो मेरे पिताजी हैं, उनको मैंने लगातार संघर्ष देखा, ऐसा नहीं कि वो एकदम से विधायक बन गए, और जब से विधायक का चुनाव जीते पिछले 20-25 साल पहले लगातार वो सिटिंग एमएलए हैं, तो ये सब उनको मैंने एक पेशेंस में देखा, उन्होंने एक धैर्य में देखा, इस तरीके से एक किसी को पूरी किसी चीज को रिएक्ट नहीं करना, हमें भी सिखाते हैं कि कैसे किसी को रिएक्ट नहीं करना, कुछ चीज हो सकता है आपको बुरी लग सकती है किसी की, उसको रिएक्ट नहीं, आप इग्नोर करके चल सकते, ये बहुत ही पेशेंस का काम है राजनीति में। तो निश्चित रूप से एक आदर्श जो है मैंने अपने पिताजी को ही देखता हूँ, तो उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं कॉर्पोरेट में इतने अच्छे जॉब करने के
बात जो मैंने अगर डिसाइड किया अगर राजनीति में आने का, मुझे कहीं न कहीं लगा कि अगर पिताजी जो है उनका छात्र जीवन से लेके और वो अभी तक जो उनका पॉलिटिकल करियर है, जो उनका जी। 50 वर्ष का जो राजनीतिक जीवन है, मुझे कहीं न कहीं लगा कि वो मुझे प्रेरित किया उनका जीवन है। और मुझे कहीं न कहीं लगा कि आधा जो जो चीज़ें हैं वो पिताजी ने उसको किया, मुझे अब बस उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और बाकी जो बिल्कुल। भाग्य विधाता जो तय, तो इसीलिए उनको आदर्श रूप तो उन्हीं को मैं देखता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से जनता के बीच में अपनी पहचान बनाई, जनता अपने नेताओं के बीच में, पार्टी के बीच में, समक्ष में एक उन्होंने जो इस तरीके से अपना टैलेंट को दिखाया, तो वो पूरे बिहार में आप अब आपका पूछेंगे तो सब कर्तव्य जानते है, हैं। अब आपका कर्तव्य है, अब आपका कर्तव्य है उनकी धरोहर को सँभालना, उनके नाम जी, को हम सँभालना। कोशिश करेंगे उसको संपत्ति आगे तो कितना हर कोई सफल होते हैं वो सँभालता समय है। बताएगा। जहाँ साहब संपत्ति तो जी, हर कोई पुत्र लेने आ जाता है, लेकिन जो नाम की संपत्ति बनाई है, उसे सँभालना के लिए हर कोई पुत्र नहीं आता है, ठीक है? जी, तो जी, हम जी, जी, आशा सही। करेंगे, हम पूरा ये कहेंगे कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको रहे और आप उनके मार्गदर्शन पे चलें और देश के जी, लिए बहुत कुछ कर पाएँ और धन्यवाद। बहुत अच्छा कर पाएँ। अब मैं एक सवाल पे आना चाहती हूँ कि जहाँ साहब ये आपकी पॉलिटिकल ज़िंदगी है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी तो एक राजनेता भी जीना चाहता है कभी-कभी, तो आपके शौक क्या हैं? व्यंजन में आपको क्या पसंद है? क्योंकि दर्शक आपके जानना चाहेंगे। हाँ, जान देखिए मेरी जो हॉबीज़ है उसको वो ट्रैवलिंग है। अब मुझे 25 साल की उम्र में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करके फिर एमबीए करके जब मैं फ्री हुआ, जॉब करने के जो टाइम के जॉब और मतलब इसके बीच के टाइम में मैंने पूरा देश घूमने का मुझे एक गौरव प्राप्त है। मैं भारत के अलग-अलग राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, इधर आप नॉर्थ ये गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट का कुछ प्रांत छूटा होगा, कुछ-कुछ जगह, लेकिन 90% एरिया मैंने कवर किया। तो ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है सबसे पहले। उसको अलग-अलग मैं जी, आपको बताऊँ, भारत ब भ इंडिया के अलावा मैंने अलग-अलग कंट्री भी करीब 6-7 कंट्री भी घूमने का मुझे एक अनुभव प्राप्त है। अलग-अलग जो कंट्री है, मैं जी, रसिया में था, हालाँकि मेरे मेरे वहाँ मित्र हैं जो बहुत बड़े वहाँ बिज़नेसमैन हैं। तो अलग-अलग जगह दुबई में भी है, सिंगापुर में है, थाईलैंड में है, तो वो सब जगह घूमने का मुझे मौका मिला। तो ट्रैवलिंग है, उसके बाद लिसनिंग म्यूज़िक, गाने सुनते रहता हूँ बीच-बीच में, और जी, पार्टी अटेंड करना, क्योंकि मेरे जो इतने नेटवर्क हैं जो लोग मुझे जान रहे हैं या मैं लोगों को जान रहा हूँ, तो वो जी, सब क्या है कि एक मिलने-जुलने से हुआ। मैं बहुत सारे इवेंट आप देखेंगे मेरे प्रोफ़ाइल में, बहुत सारे इवेंट जी, अटेंड करता हूँ। वो लोग बुलाते भी हैं, तो वहाँ लोगों से जी, मिलना-जुलना। तो ये सब जो जी, है मेरी हॉबीज़ है। न्यूज़ देखता हूँ, वाचिंग न्यूज़ चैनल जी, देखना, नए-नए अपडेट करंट अफेयर्स क्या चल रहा है। तो वो सब अगर जी। सोने से पहले अगर नहीं देखूँ तो लगता है कि आज 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 कुछ न कुछ छूट गया, कुछ न कुछ आज क्या हुआ पूरे दिन में। तो ये सब हॉबीज़ है जो मैं पूरा करता हूँ। और आपकी पसंदीदा छुट्टी के मूवी? समय में बच्चों छुट्टी के समय में बच्चे पसंदीदा लोगों को ले मूवी? आना, उनको उनको खाना खिलाना बाहर, उनको घुमाना, वाइफ को उनको बाहर खाना खिलाना, उनको घुमाना, ये सब चीज़ जो है थोड़ा करता हूँ। ठीक है। और आपका पसंदीदा सॉन्ग? क्योंकि मिथिला की जो धरती है वो तो बहुत धन्य है संगीत के मामले में। तो अगर आपका कोई पसंदीदा गाना हो, गुनगुनाना चाहें तो गुनगुना सकते आजकल हैं। आजकल हमारी मिथिला में मैथिली ठाकुर तो हैं ही, उसके अलावा मैं देखता हूँ कि जयंती ठाकुर जी हैं, जिनका आपने इंटरव्यू पहले भी लिया हुआ है। तो हुँ, अभी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समां बाँधा था, लेकिन बीच में थोड़ी अभी पता चला कि उनकी आवाज़ थोड़ी जो है खराब रियाज़ है। ना करने के कारण थोड़ी आवाज़ उनकी बैठ गई है। तो लेकिन धीरे-धीरे उसको वो आगे ठीक करेंगे, वो काफ़ी अच्छा वो लोग गा रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि लाइफ़ टाइम अगर आप मूवी और सॉन्ग कहेंगे, अभी तक का, तो मैं डीडीएलजे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, जो शाहरुख खान और काजोल की जो जोड़ी थी, वो मुझे बड़ा, मैं आपको बताऊँ, ये मूवी मुझे लगता है कि 2000 के से पहले आई थी। मैं स्कूल कॉलेज में था, डीयू में पढ़ता था। तो मुझे लगता है कि मैं इस मूवी को, मुझे लगता है कि सिनेमा हॉल में जाकर करीब 25-30 बार देखने का मौका मिला मुझे। बार-बार मुझे सारे डायलॉग याद हैं उसके। तो मैं जाता था वहाँ, देखता था। उसके गाने भी मुझे ऐसा लगते हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, मेहंदी लगा के जी, रखना। तो ये जी, कह सकते हैं कि वो थोड़ा-सा, और कुछ आजकल क्या है कि कुछ-कुछ मैथिली जो सिंगर हैं अलग-अलग, जयंती जी हैं, हमारे एक विकास जी हैं, राम बाबू झा जी हैं, ये अपना माधव राय जी हैं, ये मिथिला में रफ़ी एक प्रेम सागर जी हैं, कई सारे मुझे मिलते रहते हैं सब लोग, मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि हम जी, मेरा एक जो
नेचर है एक लोगों से मिलने जुलने वाला, तो मैं संगीत मंच, कला मंच सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो सबसे मिलते जुलते रहता हूँ। तो मैथिली गाने भी मैं अकेले में सुनते रहता हूँ। मैं जब दिल्ली में जी। पढ़ता था तो लोग मुझे कहते थे कि यार ये क्या रीजनल गाने आप सुनते हैं, आप तो हिंदी और अंग्रेजी इंग्लिश गाने सुनिए। तो मैं कहता था कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, जी। गुंजन चौधरी जी, मैं आपको बता दूं, हमारे गीत प्रोग्राम के बिहार राज्य, बिहार स्टेट से ब्रांड एम्बेसडर हैं जयंती ठाकुर जी। जी जी जी, जयंती ठाकुर जी, हाँ मुझे पता है, आपने उनको बनाया था। आपको जी हमारी जी, तरफ से और भी बहुत बनाया था नहीं, धन्यवाद कि बनाया आपने है वो, है एकदम। और हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की, उनकी तो हमारे पास आता रहता है सिंगिंग के लिए मैसेजेस वगैरह। और श्रीमती गुंजन चौधरी जी हमारी नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है, जो भारतीय संस्कृति को प्रेजेंट करती है। अच्छा, गुंजन जी मेरा को जो बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मेरा चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए ही बोल इंडिया का मंच है। और यह कोई नहीं, आपने, मैंने देखा कमर्शियल नहीं है, ये आपके चैनल ये प्रचार कंपनी नहीं है, ये विचार कंपनी है। विचारने, मैंने देखा जब आपसे जब बात हुई मेरी कल परसों, तो आपने बताया, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको जानता था। आपने अलग अलग जो इंटरव्यू लिए, आपने जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक अपनी बात रखने का, अलग अलग मैंने कई सारे शोज आपके देखे हुए थे पहले। तो मुझे, हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपका फोन आया और आपने मुझे जो कुछ अपने दिल की बातें और जो कुछ बातें रखने का जो एक अवसर जो प्रदान किया, तो हाँ हाँ, सदा के लिए आपका हम लोग आभारी रहेंगे। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया बात रखने का, जो पीछे मैंने सारे इंटरव्यूज में आपको देखे मैंने। तो बोल इंडिया जी परिवार को, बोल इंडिया पूरी टीम को हम हमेशा उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जी, मैं आपको बता दूं, हमारे शुभ चिंतकों में से एक बहुत बड़ा नाम विभाकर शास्त्री जी का भी है, तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बड़े भाई जी। तो आप हमारे देश के दर्शकों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए, देश के लिए क्या यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना? हम यही संदेश देंगे कि अपने अपने कामों में लगे रहिए, मेहनत करिए, मन से, दिल से एक डेडिकेशन होना चाहिए आपको। कोई कोई भी काम करते हैं तो एक डेडिकेशन, एक भाव होना चाहिए जिस जिस काम को आप करते हैं उसको एक, तो आप निश्चित रूप से आज न कल आप अगर किसी काम में लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी। और उस चीज को आगे, अपने जितने भी बड़े हैं, आपके सीनियर हैं, अग्रज हैं, उनको हमेशा से जो है एक आदर करिए। मैं देखता हूँ कि आजकल के जो यंगस्टर हैं, लोग लोग बड़े को जो आदर नहीं करते, तो बड़ा दुख होता है ये सब देखता हूँ। तो एक बड़े को आदर जो है करना चाहिए, वो आप अच्छे से आदर करेंगे तो जो आप करते हैं वही आपको मिलता है। ये कलयुग में जी रहे हैं हम लोग। मुझे याद है अंजू जी, मैं आपको बताऊं, जब मैं जॉब में था, तो मुझे याद है कि मैं द्वारका में रहता था। अभी भी द्वारका में मेरा घर है दिल्ली में। तो द्वारका से जब मैं जाता था जॉब करने ओखला, तो मैं खुद ड्राइव करके जाता था। तो मैं बीच में एक दो इम्प्लॉई थे कंपनी के, तो मैं उनको लेके जाता था। तो वो मुझे कहते थे कि अरे जहाँ साहब, ये अच्छा नहीं लगता, आप ले आते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप हमसे शेयर ले लेते। तो मैं उनको बोलता था कि अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे तो जाना ही है ना ऑफिस, आप साथ में हम लोग बातें करते करते जा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बताऊं, 2 साल मैं उनको ले गया। 2 साल के बाद सिचुएशन ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ये हुआ कि फिर आगे 2 साल ऐसे ही कोई भगवान ने जो मैंने उनको दिया था वो रिटर्न होके मेरे पास आया, क्योंकि वो लोग जा चुके थे। और मैंने फिर कहीं जब दूसरी जगह ज्वाइन किया, तो फिर से कोई एक, जैसे मैं दूसरे के लिए था, तो वो दूसरे जो है फिर आते थे, फिर मुझे वो ले गए 2 साल। तो मैं उनको तो कभी नहीं बताया, लेकिन मैं कभी कभी सोचता था कि देखो जल्दी, ये कलयुग है, जल्दी मुझे कोई रिटर्न मिल गया। मैंने उनको ये नहीं बताया कि फिर, लेकिन मुझे वो कहते थे, मैं उनको बोलता था कि अच्छा नहीं लगता, आप उनको ले आते हैं, आप पेट्रोल इतना महंगा है, जो मुझे वो लोग बोलते थे। तो मैं उनको बोलता था, कहते अरे जहाँ सब कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे को तो ऑफिस जाना है ना, जो मैं बोलता था वही। तो मैं वही आजकल के युवाओं को, आप लोगों को, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं या आगे देखेंगे, मैं उनको यही कहूंगा कि जो आप करते हैं ना, जो आप अच्छा करेंगे दूसरे को, वही रिटर्न होके आपके पास आना ही है। ये सोच के आप सबका आदर करिए, जितना हो सके लोगों को भलाई करिए, क्योंकि वापस आपको आना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो तैयार रहिए, बुरा होगा।
मैंने देखिए, अपना ईश्वर अपना क्षमा आपको कर उदाहरण देते दिया। हैं, कर्म कर्म ईश्वर क्षमा कर देते हैं, कर्म क्षमा नहीं करते। और अगर आपको अपने कर्मों पे भरोसा है और कर्म आपने अच्छे किए हैं, तो फल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर देते हैं। आपकी कर्मों का ईश्वर, सही मूल्य सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं। और ये दुनिया गोल है, आज आप किसी के साथ गलत करेंगे, कल आपके पास उसके पास भी पहुंचे आपके पास जी पहुंचेगा, सही वही बात है। करेगा तो उसके पास पहुंचेगा। इसी जन्म में, कहते हैं अगला जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं होता है, इसी जन्म में जैसा आप आज करेंगे वैसा आपको कल के दिन को भुगतना भी पड़ेगा। अगर मैं किसी का अपमान करूंगी तो मुझे भी अपमान झेलना पड़ेगा बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं। इस वक्त। तो ये सीधा सा एक उसूल है जीवन जीने का कि भगवान के फैसले पे विश्वास कीजिए। भगवान सब जगह है, जहाँ आप अच्छा कर रहे हैं वहीं नहीं है, वह भगवान वहां भी है जहाँ आप पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज बहुत अच्छा आपका हमारे अच्छा लगा, आपने आए और आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया, देश के लिए भी काफी चीज बताई, और आपने आगे के लिए भी, आप युवाओं के लिए काफी कुछ सोच रहे हैं। युवा सोच है, युवा एनर्जी की सोच है, और आगे कार्य करने की सोच है। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको आगे के भविष्य के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने संकल्पों में विजयी हों, जो संकल्प आपने किए हैं, और आगे जाएं। आपको ईश्वर का आशीर्वाद के साथ आप बहुत सत्ता में कार्य करें और हम आपके कार्यों को दिखाएं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आपका अंजू जी, बहुत धन्यवाद। बोल इंडिया परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आपका बहुत धन्यवाद। जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।